देखो हम लोग को अब एम्पियर्स लॉ पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग चैप्टर 1 में कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे। कूलम्ब्स लॉ का रिलेशन था बायोट-सावर्ट लॉ से, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ का रिलेशन है गॉस लॉ से। चैप्टर 1 में जो गॉस लॉ था उससे रिलेशन है इसका। तो जिसको चैप्टर 1 यानी कि गॉस लॉ पढ़ा हुआ है उसी को एम्पियर्स लॉ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बाकी में दिक्कत, चलो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है उसको समझते हैं। जैसे गॉस लॉ में हुआ करता था ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ में पढ़े थे हम लोग चैप्टर नंबर 1। यहां पे चैप्टर नंबर 4 में जो है वो क्या आता है, इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया जो है उसके जगह पे आ जाता है टीए के जगह डीएल। एरिया के जगह यहां पे लाइन लेंथ आ जाता है, ठीक है। लूप का लेंथ लेते हैं यहां पे, क्लोज्ड एरिया क्लोज्ड लेंथ। अच्छा, यहां पे चार्ज हुआ करता था चैप्टर 1 में, और यहां चैप्टर 4 में करंट आएगा। आई इनसाइड अंदर वाला करंट, ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट के जगह पे आएगा यहां पे क्या, म्यू नॉट। अच्छा, एक चीज नोटिस किए होगे जरा सा, यहां पे म्यू नॉट ऊपर में रहता है। जैसे बायोट-सावर्ट लॉ था उसमें हम लोग पढ़े थे म्यू नॉट बाय 4 पाई, और वहां पे चैप्टर 1 में पढ़ते थे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट नीचे रहता था, म्यू नॉट ऊपर। तो जहां एप्सिलॉन नॉट नीचे है वहां म्यू नॉट ऊपर रहेगा, गुना में। कुछ नहीं का मतलब गुना हो गया। तो यही जो वहां पर चैप्टर 1 में गॉस लॉ था, दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था ना, बराबर करते थे, सारा डेरिवेशन यहीं से होता था। तो जो गॉस लॉ था वही यहां पर अब क्या है, एम्पियर्स लॉ के रूप में आएगा, ठीक है। तो यही है हमारा क्या, एम्पियर्स लॉ। इसी एम्पियर्स लॉ को हम लोग को क्या करना है, भाषा में लिखना पड़ेगा यहां पे। इसी बात को लैंग्वेज में कैसे लिखता है, तो कहता है क्या कि लाइन इंटीग्रल करना है मैग्नेटिक फील्ड का, वो बराबर होगा अंदर वाला करंट, लूप के अंदर का करंट गुना म्यू नॉट। अच्छा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन, ये सॉरी गॉस लॉ का डेफिनेशन कोई सुना सकते हो, किसी को याद है, बताया जाए। टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, या चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ करता। तो एम्पियर सर्किटल लॉ है यही, इसी को हमको क्या करना है, भाषा में लिखना है। अब जो भाषा हम यहां पे लिखने वाले लैंग्वेज वो याद होना चाहिए, ठीक है। लिखा जाए साथ साथ। चलो देखो क्या लिखे हैं उसको समझते हैं हम लोग, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू दैट लूप। क्या ये लैंग्वेज बोल रहा है, इसी चीज को ये लैंग्वेज यहां बताने का कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चीज तब समझ में आएगा जब एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, और ये लैंग्वेज समझ में आएगा। और ये पूरा एम्पियर्स लॉ समझने के लिए हम लोग को एक छोटा सा डेरिवेशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक इनफाइनाइट लेंथ वाला कोई करंट कैरिंग वायर होगा, उसके कारण कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करके, ठीक है। जब वो करेंगे तब उसके बाद हम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि एम्पियर्स लॉ कहना क्या चाहता है, ठीक है। अच्छा, तो डेरिवेशन करने के बाद क्लियर होता है ये। तो अब ये लैंग्वेज को खाली समझाते कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है। जैसे एक करंट है, ठीक है, तो I1 करंट, ऐसे बिंदा का मतलब करंट इसमें इधर जा रहा है, I2 इसमें करंट इधर जा रहा है, I3 उसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। 3 डायरेक्शन में करंट है। अच्छा, तो अब देखो करंट जो है उसमें अगर ये करंट इस तरीके से हो गया, अच्छा,
अब कहना ये क्या चाह रहा है, लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है कि इसी के इस देखो, जैसे गॉस लॉ में क्या होता था, बंद डब्बा ना, क्लोज लूप हुआ करता था, बंद डब्बा हुआ करता था ना। तो यहां पे होता है बंद घेरा, बंद घेरा यानी कि क्लोज लाइन होता है, लाइन, खाली लाइन से घेरे। जैसे तार है यहां, ये है तार है, तो इसको क्या चीज से हम घेरे, सिर्फ एक लाइन से घेरे। क्या तार को डब्बा में, सीधा है तार अगर, तो उसको डब्बा में करना पॉसिबल नहीं है, उसको क्या करेंगे, ऐसे लाइन से घेरेंगे। जैसे इसके कारण यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका तार के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तार के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पर भी होगा तीनों के कारण, यहां पर भी होगा तीनों के कारण, यहां 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 हर तरफ। तो इसी के लिए हम क्या कहें, इसके चारों तरफ एक लाइन खींच लिए। अच्छा, ये लाइन खींचे, ठीक। एम्पियर्स लॉ को लगाना कैसे वो भी सिखा रहे हैं। उसके बाद ये तो ऐसे हो गया, उसके बाद हमको क्या करना है, इसको इस्तेमाल करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 में, ठीक है, टेक एन एरो ना, एरो ऑन दी लूप, ठीक है। लूप के ऊपर अपने मन से हमको एक एरो लेना पड़ेगा। जैसे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ जब पढ़ रहे थे, तब उस समय हमको करंट का डायरेक्शन के लिए दिखाना था तीर, तो चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते थे, ऐसे भी दिखा सकते थे, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता था। यहां पर भी हम जैसे चाहे वैसे इसके इस लूप जो लिए, ये लूप जो है, हम लोग अभी इसमें से कैलकुलेशन करके जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ना, वो मैग्नेटिक फील्ड इसी लूप के पास कितना मैग्नेटिक, यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वही हमको पता चलेगा। अच्छा चलो समझते हैं, जरा सा ध्यान से सुनो। तो इसमें हमको करना क्या है कि अपने मन से, जैसे मान लो हम लोग इस तरफ क्या किए, ऐसे करके डायरेक्शन ले लिए, ऐसे एरो ले लिए। अब देखो, अभी इस एरो लेने से क्या होगा, चाहे एरो ऐसे लो चाहे एरो ऐसे लो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट दोनों का अपना सेम आता है सर चीज। जो फाइनल रिजल्ट आना है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर जैसे गॉस लॉ था, वैसे ही क्या है, ये एम्पियर्स लॉ। गॉस लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मान है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ऐसे ले डायरेक्शन चाहे ऐसे ले डायरेक्शन। अच्छा, अब उसके बाद क्या आते हैं ना, ये चीज हमारा किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, या फिर हाँ, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब जो भी ऑब्जर्व कर रहा है इस चीज को, या देख रहा है, या स्टूडेंट है, जो भी है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में यहां पे क्या करना होता है कि जो एरो हम ले लिए, ठीक है, अब उसके डायरेक्शन में अगर हम अपना राइट हैंड का फिंगर घुमाएंगे, जैसे कि लास्ट क्लास में पढ़ाए थे कि करंट कैरिंग लूप है, उसके कारण सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका डायरेक्शन अगर चाहिए, तो तार में जो करंट घूम रहा है उसके तरफ राइट हैंड का फिंगर घुमाइए, अंगूठा हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, लास्ट क्लास में पढ़े थे ना। यही करंट के डायरेक्शन में क्या करेंगे, फिंगर ऐसे घुमाएंगे, अंगूठा हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। सेम वैसा ही चीज यहां पर भी करना है हमको। ये जो एरो लिए हैं अपने मन से, इस एरो के तरफ हमको फिंगर घुमाना है, अंगूठा हमको बताएगा पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन। ऐसे किए तो इस तरफ जो करंट जा रहा है वो अब कहलाएगा पॉजिटिव करंट, और उल्टा साइड जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव करंट, ठीक है। इसको भी लिखते हैं, कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along arrow, then thumb will give the direction of positive current ना। अपना फिंगर को एरो की तरफ घुमाएंगे तो हमको पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन मिलेगा। तो यहां पर हमको ये समझ में आया कि therefore I1 हमारा क्या है, पॉजिटिव, I2 हमारा क्या है, पॉजिटिव, I3 हमारा क्या है, नेगेटिव। क्या, I1 I2 पॉजिटिव और I3 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अच्छा, ये काम कर दिए। अब उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, अब हम लोग यहां पर ये सब लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को अब
अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए भी हमको यहाँ पे जैसे किसी एक पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है वहां पे एक छोटा सा डीएल लेंथ काटेंगे इसका, और उस पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट पे चाहिए उस पॉइंट पर हमको एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा, और ये जो टेंजेंट होगा, हाँ, ये डीएल और डीएल वेक्टर का ये डायरेक्शन हो जाएगा, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब डीएल वेक्टर का डायरेक्शन यहां पर होगा। अच्छा, अब इसमें भी एक बात ध्यान रखना है कि जिधर एरो था उसी तरफ हम लोग डीएल को खींचे। अगर इधर एरो लिए होते तो डीएल हम लोग इधर खींचते, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डीएल वाला काम किए। जिस भी पॉइंट पर हमको चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, एगो डीएल खींच देंगे। जैसे मान लिया जाए ये पॉइंट है कोई एम, ये क्या है, कोई पॉइंट है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट खींच देंगे। अच्छा, अब हमको देखना पड़ेगा कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं ना। अब अप्लाई करेंगे जब, जैसे एम्पियर्स लॉ ना, ध्यान रहे, अप्लाई एम्पियर्स लॉ, ये थोड़ा तरीका बता रहे हैं कि कैसे कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट तो लिखना है और इनटू अंदर का करंट लिखना है। अब अंदर का करंट में देखो नेट करंट लिखना है ना, नेट करंट। तो नेट करंट में मतलब ये दोनों पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो I1 प्लस I2 माइनस I3, I1 प्लस I2 माइनस I3 लिखना पड़ेगा। तो हमको यहां लिखना पड़ेगा I1 प्लस I2 माइनस क्या, माइनस I3, यही ना नेट करंट है, यही ना नेट करंट है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे चल के इसको भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसी को स्टेप को आगे क्या करना पड़ेगा, आगे बी डी एल कॉस थीटा, यही ना बनेगा, म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I2 माइनस I3, क्या। अब ऐसे, अब थीटा कैसे निकलेगा, तो थीटा निकालने के लिए यहां पे हमको देखना पड़ेगा कि यहां थीटा क्या बन रहा है। ये करंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, उसी तरफ, इसके कारण भी उधर ही है, इस वाले के कारण उल्टा, तो इस वाले का घटेगा। अब ये दोनों का अगर ज्यादा ताकतवर हो गया मिला के तो ये जीत जाएगा। अगर ये अकेला ही इन दोनों से ज्यादा ताकतवर हुआ तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, तो एंगल हमारा 180। तो खैर इतना तीन तीन गो वाला रहता नहीं है, हमको जो डेरिवेशन सब करना है तो एक ठो वाला करना है। अगर तीन गो वाला रहेगा तो उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का ताकत देख के हम लोग काम करेंगे। अगर मान लिया जाए ये अकेला का ताकत इन दोनों से ज्यादा है तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा, फिर एंगल दोनों के बीच 180 हो जाएगा। ये सब सोचने वाला बात होगा। तो ये हम लोग को ये समझे कि लगाना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है, बस। अब इसको हम लोग इस्तेमाल करके क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा इसका। अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो यहां से यहां तक कर देना है, ठीक है। और उसमें ये फोटो बना सकते हो, और फोटो बनाने के बाद खाली ये वाला लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा अगर 2 मार्क्स वाला में पूछेगा तो, या फिर इतना ही खाली लिख दिए तो भी हो गया, या ये करके फोटो बना करके और इसमें क्या करना है, ये वाला लाइन तक यहां तक ऐसे लिख देंगे तो 2 मार्क्स अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग कोई करंट कैरिंग इनफाइनाइट लेंथ वाला वायर है, उसके कारण x दूरी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो अब हेडिंग देते हैं, ये और ये है ना। चलो, अब हम लोग को क्या करना है, एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करके कैलकुलेट करना है। कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग है करंट कैरिंग वायर, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। इससे क्या करना है, x डिस्टेंस पर हमको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसमें करंट चल रहा है I, ठीक है। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए इनफाइनाइट लेंथ वाला वायर है ना, इसका लेंथ इधर भी और इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसको कैलकुलेट, अगर यहां से हम लोग x डिस्टेंस यहां पे अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बायट-सावर्ट लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, ठीक है।
होता है ना। अच्छा, सेम उसी प्रकार से जैसे इन्फानाइट लेंथ वाला अगर कोई चार्ज वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उसके कारण आर दूरी पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करके हम दिखाए थे चैप्टर नंबर 1 में कूलम्ब्स लॉ से भी और गॉस लॉ से भी। कूलम्ब्स लॉ से बहुत लंबा था डेरिवेशन उसका, बहुत सारा उसमें कैलकुलेशन जो कि एनसीईआरटी में नहीं था, पुराने एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.30 में था। खैर, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बायट सावर्ट लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है। अच्छा, उसमें कुछ साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 वाला फॉर्मूला सब भी आता है, हम बता देंगे फॉर्मूला। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग एम्पियर्स लॉ से अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ से कैसे होगा यही हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये चीज कर लेते हैं। और बायट सावर्ट लॉ से जब करते हैं तो उसमें ना एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला कंपटीशन वगैरह के नजरिए से का कोई एग्जाम होता है ना जेईई नीट वाला, उस नजरिए से या उस टाइप का कुछ भी उस लेवल का कोई भी क्वेश्चन बनाने समय काम आता है, तो हम एक फॉर्मूला बता देंगे जिसको अप्लाई करना है कभी भी। तो चलो यहां पे हम लोग करते हैं सॉल्व। तो जैसे इसी वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ऐसे लिख रहे हैं यहां पे, यहां ध्यान दिया जाए, ये इसी फिगर को हम क्या किए यहां पे बनाए, और ये जो बना हुआ है ये है हमारा करंट आई। इसी तार को क्या किए ऐसे रख दिए, करंट इसमें ऐसे जा रहा है, और इसी से हम लोग क्या करेंगे एक्स डिस्टेंस यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई एक उस पॉइंट से लूप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पॉइंट से एक लूप हम लोग लेंगे अभी। ठीक है, तो देखा जाए जरा क्या हुआ। चलो देखो, तो यहां पर जिस पॉइंट पर चाहिए था उस पॉइंट से हम लोग क्या किए, एक लूप ऐसे खींच लिए। जिस भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है उस पॉइंट से हम लोग को क्या करना है, एक सर्कुलर ऐसे लूप बना लेना है। उसके बाद अपने मन से हमको तो एरो का डायरेक्शन लेना है, इसके ऊपर एरो खींचना है। चाहे तो ऐसे भी ले सकते थे डायरेक्शन, चाहे ऐसे भी ले सकते ना, लेकिन अगर ऐसे लेंगे तो उसके तरफ घुमाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन देगा, करंट का। तो इधर ही करंट है ही, तो एक काम करते हैं इधर ही ले लेते हैं, इधर भी लेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो करंट के ऊपर एरो का डायरेक्शन जिधर लेना है लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर सही सही आएगा, क्योंकि उसके हिसाब से फिर डीएल खींचना पड़ेगा। अब देखो, तो ऐसे ले लिए, अब इसके तरफ फिंगर घुमाएंगे, अंगूठा हमको पॉजिटिव करंट बताएगा। ठीक, अच्छा, हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां पे हम लोग एक छोटा सा ऐसे डीएल काटे, और जिधर एरो लिए थे उसी दिशा में हम लोग क्या किए, ऐसे टेंजेंट खींच दिए, ये डीएल का डायरेक्शन हो गया ऊपर के तरफ। अच्छा, अब यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा जरा सोच के बताओ तो। करंट है इधर बाहर के तरफ, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर के तरफ, या अंदर के तरफ, या ऊपर के तरफ, या नीचे के तरफ, या दाहिने साइड, या बाएं साइड, बताया जाए। ऊपर के तरफ, सही बात। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक कुमार, वेरी गुड। बाकी तो पन्ने पलट रहा है सब। देखो यहां पे हम तो बताए थे ना, करंट कैरिंग अगर कोई वायर है तो उसके तरफ, करंट के तरफ क्या करते हैं, अंगूठा, और वहां चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके तरफ हम लोग अपना फिंगर फैलाए, हथेली क्या बता रहा है, ऊपर के तरफ। तो जो बायट सावर्ट लॉ किया होगा, उसके बाद करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल के सेंटर वाला किया होगा, फिर उसके बाद सर्कुलर क्वाइल के एक्सिस वाला किया होगा, तभी वो सब कोई सब चीज समझ में आएगा। तो करंट के डायरेक्शन में क्या करना है, अपना अंगूठा रखना है, उधर फिंगर फैलाएंगे, हथेली हमको बता रहे कि मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ ही है। डीबी भी हमारा किधर आ रहा है, उधर ही आ रहा है। तो डीएल और डीबी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या हो गया, और हर वक्त ऐसा होगा, किसी भी पॉइंट पर ले लो, तो यहां पर अगर डीएल लेंगे तो एरो के डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो देखो ये डीएल का डायरेक्शन हुआ,
और यहां पे करंट कैरिंग, अरे करंट कैरिंग सर्कुलर ऐसे वायर कोई तार रहता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है? गोल सर्कुलर बनता है ना। तो इसके यहां पर हमको चाहिए तो अंगूठा वहां पे चाहिए, उधर फैलाए, हथेली क्या बता रहा है उसी तरह। इसमें एक्सपर्ट रहना है एकदम। प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो? नहीं है करते। करंट की तरफ अंगूठा रखे, वहां मैग्नेटिक फील्ड देखना है ना, तो उधर अपना फिंगर फैलाए, हथेली हमको किधर बता रहा है? डीएलए की तरफ। यानी अभी भी थीटा क्या है? हमेशा हमेशा ऑलवेज थीटा हमेशा यही है 0 डिग्री। तो नाउ फ्रॉम एम्पियर्स लॉ क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। आई करंट ही ना है जो जा रहा है। तो चलो ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो बी और डीएल का ये करेंगे तो क्या होगा? बी डी एल कॉस थीटा, बी या डी एल कॉस 0 डिग्री, बी डी एल कॉस 0। ठीक है, म्यू नॉट आई। अच्छा, कॉस 0 क्या होता है? 1। तो उसका कहानी खत्म हो गया। तो खाली यहां बचा बी और डीएल का इंटीग्रेशन बराबर इधर क्या? म्यू नॉट आई। ठीक है, अच्छे से करना है। ये डेरिवेशन कभी पूछा नहीं है, बिहार बोर्ड में पूछ सकता है। सीबीएसई के लिए तो खैर पूछा हुआ चीज है, तो सब करना पड़ेगा। ये कल सबको बना के लेकर के आना है, ठीक है? एनसीईआरटी का 4 पॉइंट, नया पुराना दोनों में नंबर सेम ही है, और ऐसे ग्रुप में हम भेज दिए हैं इसका वीडियो। सबके कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, हम कल चेक करेंगे ये वाला। चैप्टर 1 का पीवाईक्यू का सॉल्यूशन भी आपको पीटेंगे अभी हम। यहां मैग्नेटिक फील्ड की बात देखो तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है, क्योंकि तार से हर पॉइंट का दूरी, लूप के हर पॉइंट का दूरी सेम है, एक्स 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 एक्स। तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का ताकत एक जैसा। तार से यहां की दूरी एक्स, तार से यहां की दूरी एक्स, तार से यहां की भी दूरी एक्स। तो ये बी क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑल ओवर द लूप, ऑल ओवर द लूप। लूप के हर पॉइंट पर बी का मान एक समान, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, सेम है। तो इसको बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। तो यहां पर देखो तो बी तो ठीक है, डीएल 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 बताओ क्या होगा? 2 पाई आर यानी कि 2 पाई एक्स। यहां तो एक्स है ना, ये सब कर चुके हैं हम लोग। 2 पाई एक्स किया हुआ ही वापस हो रहा है, म्यू नॉट आई। तो बी बराबर 2 पाई एक्स भाग में चले जाता है, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। यही तो हमको निकालना था। मैग्नेटिक फील्ड जो आया वो कितना आया? 2 पाई एक्स, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। तो ये हम पे गौर करने वाला बात एक ये है कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है करंट पे। करंट का मान जितना ज्यादा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और एक्स का मान यानी दूर जितना जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड का ताकत कम होगा, पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का ताकत ज्यादा। यहां पे वायर का लेंथ इनफाइनाइट था, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट नहीं हुआ। वायर का लेंथ इनफाइनाइट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट नहीं है ना। तो वायर के लेंथ से मतलब नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड को जो लेना देना है वो क्या चीज से लेना देना है कि करंट का मान क्या है और डिस्टेंस क्या है। इस पर हम लोग और भी आगे बात करेंगे। बायोट-सॉर्ट लॉ का इस्तेमाल करके अगर करते हैं ना, तो इसमें ना एक टर्म आता है साइन थीटा। ये यहां से एक एंगल लेना पड़ता है, उसमें साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, साइन 90, साइन बताएंगे। एक छोटा सा चीज, पूरा डिराइव तो नहीं करेंगे, उसमें हम लोग खाली एक का फॉर्मूला देंगे कि कभी अगर टकराओ कोई ऐसा चीज से जिसमें कि अगर तुमको एक छोटा सा ऐसा लेंथ दे दे, बोलेगा 3 मीटर लंबा वायर है, ठीक है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहां वायर यहां पे चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? वो सब टाइप का हम कुछ बता देंगे। वो सिर्फ कंपटीशन नजरिए के लिए होगा, बोर्ड के लिए नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वायर है, वायर चूंकि इस तरीके से दिया हुआ था तो हम इस तरीके से कर दिए वायर को, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। इसका थ्योरी का लिंक आप खोज सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च करना सिंपल से, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर
बाय M1 लिख करके इसका थ्योरी मिल जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा। इस सवाल अपने बना लोगे खुद से आप, ठीक है। देखो ज़रा सा, तो जैसे ये वायर है, इस वायर में क्या है कि एक वायर का रेडियस है A, इसके बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और इसके अंदर वाले पॉइंट पे। तो सबसे पहले बाहर वाले पॉइंट पे निकालते हैं। ये कैलकुलेशन आसान है, ठीक है, NCERT भी ऐसे ही सॉल्व किया है। तो इस पॉइंट पे चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, वायर की वजह से अगर यहाँ पे चाहिए तो हम लोग चाहे तो यहाँ पे एम्पियर्स सर्किटल लॉ से आराम से निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट पे चाहिए तो इस पॉइंट से होते हुए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लूप ऐसे करके ड्रॉ करना पड़ेगा ना, गोल ऐसा लूप चारों तरफ। वायर में करंट ऐसे दौड़ रहा है तो हम इस पॉइंट पे चाहिए तो यहाँ से होते हुए ऐसे करके लूप खींच लिए। अच्छा ठीक है, इसका रेडियस कितना, ये पूरा गोल है, सर्कुलर है, इसका रेडियस हो गया क्या, R, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा अब आगे एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे चाहिए, ठीक। अब हम लोग DL लेते हैं ना, छोटा सा DL ले लिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। एरो हो गया इधर ऐसे करके ना, एम्पियर्स लूप रूल आपने पढ़ा है। उसके बाद करंट किधर जा रहा है भाई, इसके क्रॉस सेक्शन से, यानी कि इस वाले हिस्सा से अंदर से करंट पास कर रहा है। तो अंदर से अगर करंट पास कर रहा है तो ये इस तरीके से अंदर से करंट जा रहा है इधर, ठीक है। तो अंदर से करंट जब जा रहा है तो इस लूप से होते हुए टोटल करंट ये पास करेगा। और वायर में कितना करंट जा रहा है भाई, तो I करंट जा रहा है। कितना करंट है, I ना, तो यही I करंट इसके अंदर से, लूप के अंदर से पास कर जाएगा। और एरो ऐसे लिए है तो देखो आप, एरो के डायरेक्शन में अगर हम लोग ऐसे फिंगर अपना ऐसे घुमाएंगे, कर्ल करेंगे तो अंगूठा ऊपर आ रहा है, यानी कि क्या कहते हैं, जब अंगूठा ये ऊपर आया और क्या कहते हैं करंट भी मेरा क्या है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब एक चीज़ देखो तो आप, ये करंट उधर है और क्या कहते हैं इसी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो करंट की दिशा में अंगूठा रखते हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उधर अपना फिंगर फैलाएं, हथेली आया अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ मेरा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। और लेंथ वेक्टर की बात करें तो वो भी किधर ही है, अंदर की तरफ ही है। ऐसे करके सर्कल है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, अंदर की तरफ ही है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बात करें और क्या कहते हैं DL की बात करें तो दोनों मेरा एक ही दिशा में होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। करंट की दिशा में ऐसे करंट है ऊपर और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे करंट की दिशा में उठा किए, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, फिंगर उधर फैलाएं, हथेली बता रहा अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ उधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और लूप इस तरीके से खींचे हैं तो DL का भी डायरेक्शन उधर ही हो गया ना। अच्छा ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी कि इसके और ये दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो एम्पियर्स लूप रूल लगाना, एम्पियर्स का सर्किटल लॉ लगाना बहुत आसान हो गया। क्या लिखते हैं एम्पियर्स लॉ से, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL बराबर क्या, म्यू नॉट इंटू I इनसाइड, यही ना होता है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करो तो BDL कॉस 0 डिग्री, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट अभी बताया ना। तो म्यू नॉट तो ठीक है, I इनसाइड, यानी इस लूप के अंदर में टोटल वायर ही आ गया, तो टोटल वायर का करंट कितना है, I है। तो ये cos 0 का मान होता है 1, तो ये BDL ऐसे ही हो गया, म्यू नॉट इंटू क्या है, I है। और हाँ एक बात याद रखना आप कि इस वायर से क्या कहते हैं, ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो, हर पॉइंट तो R ही दूरी पे है ना। लूप का हर एक पॉइंट कितनी दूरी पे है, R, यानी इससे R दूरी पे, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मान सेम रहेगा। इसलिए ये मेरा यूनिफॉर्म होने के कारण ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यूनिफॉर्म होगा, इसलिए ये मेरा बाहर निकल गया। तो DL अंदर में बच गया, म्यू नॉट इंटू क्या, I। अब B तो ठीक है, DL का इंटीग्रेशन करने का मतलब ये जितना भी छोटा DL लेंथ है सबको जोड़ेंगे तो ये टोटल सर्कल का ये पेरीमीटर हो जाएगा ना, सर्कमफेरेंस हो जाएगा, यानी कि परिधि हो जाएगा 2 पाई R। तो यानी कि 2 पाई R बराबर म्यू नॉट इंटू क्या, I। इसलिए B बराबर ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। ये मेरा एक हो गया क्या, आंसर। ये कहाँ पे निकला है भाई, तो ये आउटसाइड पॉइंट पर, बाहर में, ठीक है। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है वो अंदर वाले पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो इसका फट से स्क्रीनशॉट लो, हम मिटा रहे हैं इसको, फिर अंदर वाले पॉइंट पे निकालेंगे। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो आप जरा सा, ये तो यहाँ पर निकाले ना, अगर क्या बोलते हैं हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ भी बताए थे आपको, अगर यहाँ पे निकाले आप ठीक है, लेकिन अगर पूछता क्या है कि सरफेस पे चाहिए तब क्या होगा, तब ये जो दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r के बजाय ये दूरी मेरा कितनी हो जाएगी, a हो जाएगा, यही है ना a। तो ये r किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। तो सरफेस पे पता चल जाएगा, ये आउटसाइड पॉइंट पे ना। ये आंसर तो ये मेरा एक है, ये पूछा नहीं है फिर भी हम बताए थे ना।
ऑन दी सरफेस अगर पूछता तो आर बराबर क्या ए पुट करते और मैग्नेटिक फील्ड मेरा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर की जगह क्या ए हो जाता ना, सरफेस पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को मिटा रहे हैं, फिगर क्या आते हैं, समझ लो इसको हम नाम दे दिए ए और अगला को हम नाम दे देते हैं बी, जिसमें कि हम लोग अंदर वाले पॉइंट पे निकालेंगे। इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बी नंबर बनाते हैं अंदर वाले पॉइंट पे। देखो बी नंबर यानी कि हम लोग इनसाइड वाले पॉइंट पे निकालेंगे ना। ये सेंटर से कहाँ स्मॉल आर ही दूरी है, पिछले बार भी आर ही दूरी था, लेकिन वो आर दूरी कहाँ था भाई, बाहर में था, यानी इससे भी बड़ा था। और इस बार जो है ये आर है, ये मेरा क्या लेस देन ए है, यानी कि यहाँ अंदर वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पे चाहिए, अब इसमें क्या है, वायर में करंट तो दौड़ रहा है ऐसे करके। अब कितना करंट दौड़ रहा है भाई, तो आई करंट दौड़ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से दौड़ रहा है। ये करंट कितना है, आई है। ठीक है, तो हमको चूंकि यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ से होते हुए हमको क्या करना है, एम्पियर्स लूप रूल से ऐसे खींचना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, इसी में ही थोड़ा सा जैसे है ना, यहाँ पे हल्का सा गोल ऐसे करके खींच लिए। ठीक है, ये गोल हल्का सा ऐसे खींच लिए। ठीक है, तो अब जब ये तो इतना सा एरिया से देखो तो ये 3 गो लाइन पास कर रहा है ना, यानी कि टोटल करंट तो पास नहीं कर रहा होगा ना, थोड़ा सा ही ना करंट पास कर रहा होगा। लेकिन हम लोग को अभी एम्पियर्स लूप रूल लगाएंगे तो म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड लिखना होगा। तो आई इनसाइड यानी इस लूप के अंदर कितना करंट है उसको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा काम भी अभी करने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, आप देखो वायर में चूँकि करंट ऐसा ही है, तो उधर अंगूठा किए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उधर आया, और क्या बोलते हैं डीएल भी मेरा क्या होगा, उसी दिशा में ही होगा, ये भी उधर ही होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही होगा। तो इस बार भी हम लोग एंगल जो है वो क्या बोलते हैं डीएल और क्या बोलते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों को पैरेलल ही रखेंगे, सेम टू सेम। इसमें भी कहानी करना है। एम्पियर्स लूप रूल में मैक्सिमम हर पॉइंट पे एंगल जो है दोनों के बीच का 0 डिग्री करके ही अक्सर सारा कैलकुलेशन वगैरह होता है एनसीईआरटी में। खैर ठीक है, तो यहाँ पे काम या क्या करते हैं कि हम लोग पहले देखते हैं कि इतना सा लूप में करंट कितना पास कर रहा है, तब ना म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड पुट करेंगे। पूरा करंट आई पास नहीं कर रहा ना, इतना सा हिस्सा से कितना पास करेगा। तो देखो चूँकि पाई ए स्क्वायर एरिया से जो करंट पास कर रहा है, पाई ए स्क्वायर यानी कि ये टोटल ना, पाई ए स्क्वायर ये टोटल हो गया ना वायर का, उससे करंट कितना पास कर रहा है भाई, आई। इसीलिए यूनिट एरिया से कितना पास करेगा, तो आई बाय पाई ए स्क्वायर। इसीलिए क्या बोलते हैं, इतना सा एरिया कितना है भाई, पाई आर स्क्वायर एरिया से कितना करंट पास करेगा, आई बाय पाई ए स्क्वायर। इतना अगुना क्या, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई और पाई कैंसिल, तो ये आ गया क्या मेरा, आई आर स्क्वायर बाय क्या, ए स्क्वायर। ये है मेरा क्या, आई इनसाइड। यही मेरा आई इनसाइड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा भाई, क्योंकि इतना सा एरिया के अंदर से जो करंट पास कर रहा है उसी को हम लोग अभी आई इनसाइड के रूप में पुट करेंगे। ठीक है, तो एम्पियर्स लूप रूल लगाते हैं। तो एम्पियर्स लूप रूल यार, खैर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं ना इसको। खैर ठीक है, ये बराबर क्या, म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ये इसका डॉट प्रोडक्ट, तो बी डी एल कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, दोनों पैरेलल है ना, सेम पिछला केस के जैसा ही, उधर ही ये डी एल भी क्या उधर ही। तो अच्छा, ये cos 0 का मान ये 1 हो गया, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड अभी निकाले, आई आर स्क्वायर बाय क्या, ए स्क्वायर। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये चूँकि यूनिफॉर्म होने के कारण बाहर निकल जाएगा, सिर्फ ये डी एल बचेगा, cos 0 तो 1 हो जाता है ना, और म्यू नॉट ठीक है, आई आर स्क्वायर बाय क्या, ए स्क्वायर। तो अब आगे एक चीज़ देखा जाए, डी एल इंटीग्रेट होकर के क्या बनेगा, ये एल भी लिख सकते थे, लेकिन ये डी एल यानी कि छोटा छोटा डी एल सारा जुड़ के सरकमफेरेंस उसका परिधि हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया, बराबर म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर बाय क्या है, ये ए स्क्वायर है। तो ये एक आर से इधर का स्क्वायर का एक आर कैंसिल हो जाएगा, इधर से इधर का आर कैंसिल कर देते हैं, तो बी इंटू 2 पाई बराबर म्यू नॉट आई आर बाय क्या, ए स्क्वायर। इसीलिए बी बराबर म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई ए स्क्वायर। इसी को एनसीईआरटी, ये तो आंसर हो ही गया, इसी को एनसीईआरटी ऐसे लिख दिया है, क्या क्या है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए स्क्वायर इंटू क्या,
आर, यही हो गया मेरा क्या आंसर। अब एक चीज़ देखो, आप ग्राफ भी खींचा है, वो ग्राफ भी हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में क्या है कि देखो आप, जैसे कि अभी अभी सबसे पहले निकाले थे हम लोग, ये अंदर वाले पॉइंट के लिए है ना, तो यानी कि अंदर वाला पॉइंट पर जब भी देखो तो आर यानी कि सेंटर से दूरी, आर मतलब क्या, सेंटर से दूरी ना। तो ये जैसे जैसे सेंटर से दूरी यानी कि यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, तो ये अगर जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या बोलते हैं, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। बी है और आर है, तो जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, यानी कि डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, सीधा सीधा संबंध है। ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो रेडियस है ना टोटल वायर का, ये भी कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ना, और वो भी कहाँ, अंदर में जब तक हो तब तक। लेकिन जैसे आप सरफेस पे पहुँचोगे, तो मान लो ये सरफेस पे आप पहुँच गए, ये सरफेस है, तो सरफेस पे जैसे ही आप पहुँचोगे तो क्या बोलते हैं, आपका यहाँ पर सरफेस पे पहुँचने के बाद मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, हम अभी निकाले थे, क्या बोलते हैं, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए स्क्वायर, याद है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए स्क्वायर। सरफेस पे पहुँचा तो मैग्नेटिक फील्ड इतना। उसके बाद फिर देखो आप सरफेस बाहर वाले पॉइंट के लिए, बाहर वाले पॉइंट के लिए हम लोग अभी अभी मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, क्या निकाले थे भाई, तो क्या बोलते हैं, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर स्क्वायर, ये निकाले थे ना मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का यही फार्मूला था ना। तो मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस में फिर क्या, बाहर वाले पॉइंट के लिए अगर बात करें तो उल्टा संबंध है यहाँ देखो, और उल्टा संबंध होने के साथ साथ स्क्वायर वाला संबंध है, यानी कि क्या बोलते हैं, डिक्रीज होगा। अगर दूरी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, उल्टा संबंध है ना। तो उल्टा संबंध है यानी कि ग्राफ हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से गिराना पड़ेगा, यानी कि अगर जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा, डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। और ये वाला किसके लिए, बाहर वाले पॉइंट के लिए। तो ग्राफ इस तरीके का हो गया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो इसका आप, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, आप लोग क्या बोलते हैं, ज़रूर से ज़रूर आप लोग सर्च करना कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी वायर बाय एमैनुअल लिख करके, ठीक है। तो आपको मैं थ्योरी वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाओगे, और अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़